और आइए दक्षिण भारत में क्या कुछ चुनावी हलचल चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवमोगा से, और हमारे साथ एक वरिष्ठ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अनंत विजय मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम धीरज के पास चलेंगे क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। धीरज, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मिशन साउथ के तहत लगातार वो वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ देर पहले रोड शो भी वहाँ पर किया था, किस तरह का रिस्पांस वहाँ पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो बीते अगर हम 4-5 दिनों को याद अगर आप करें तो प्रधानमंत्री का जो प्रमुख फोकस है वो दक्षिण भारत का राज्य है। और अगर हम दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में कुल लोकसभा की 129 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन सभी सीटों पर है। अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा सीटों की तो सबसे पहले अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र है और 28 लोकसभा क्षेत्र में 25 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में बढ़त पाई थी। बाकी के अगर हम राज्यों की बात करें तो चाहे बात तमिलनाडु की हो, चाहे बात आपका केरला की हो, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी जुगत बनानी है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति कायम करनी है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ है, तो ये निश्चित है कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने जा रही है। तो जिस तरीके से तमिलनाडु को, जिस तरीके की साउथ को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को मजबूती दी है, एक बार जैसा कि लोग अभी तक कहते आए हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है, वो अनुमान, वो आकलन लोगों का गलत निकलेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीट बढ़ाने का जो तरीका है वो निकाल लिया है। ठीक है, हम अनंत विजय जी के पास चलेंगे। अनंत विजय जी, जो भाजपा का एक टारगेट है, 400 पार का टारगेट है, उसमें जो ये साउथ के 5 राज्य हैं, इनकी 129 सीटें हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा 5 राज्य हैं, इनकी 129 सीटें हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, अगर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था, तो उसके पहले जो 10 दिनों का अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, चंद्रशेखर जी अगर आपको याद हो, तो उस दौरान प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के राज्यों और श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जाकर अनुष्ठान कर रहे थे। बिल्कुल। आप उस समय से देखिए, उस समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में दक्षिण भारत था और उसके बाद वो लगातार निरंतर दक्षिण के संपर्क में रहे। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस बार दक्षिण भारत में पार्टी के जो बड़े दिग्गज हैं उन्होंने वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि तमिल सलाई जो संभवतः तेलंगाना की राज्यपाल है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो शायद कन्याकुमारी या किसी और स्थान से बीजेपी की लोकसभा की प्रत्याशी हो सकती हैं। तो इन चीजों को ध्यान से देखने और जो चुनावी पंडित हैं, जो आंकड़ों पर काम करते हैं, उनका मानना है कि इस बार तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में बहुत बड़ी उछाल आने वाली है। कुछ लोगों का आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में 12 से लेकर 20% वोट मिलेगा। अब ये सीट में कितना तब्दील हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है जो मैं उन इलाकों में मैं अभी ठीक है, हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उससे पहले आप ही की इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी का अच्छा खासा संगठन है, बीजेपी को वहां पर काफी सफलता भी मिलती रही है और अभी भी बीजेपी वहां पर सफल है। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, आंध्रा में गठबंधन किया है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कर्नाटक चुनाव में अगर आप देखें तो 2019 के जो चुनाव हुए थे वहां मैं वोट परसेंटेज की बात करता हूं, सीटें तो अपने आप तब्दील हो जाती हैं। वहां बीजेपी को 51 या 52% वोट 2019 के चुनाव में मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 32 या 33% थे। तो गैप जो है वो 18-19% का है। इस गैप को पाटना और इसके अलावा वो जो 10% के करीब वोट जेडीएस को मिले थे कर्नाटक में, वो भी अब गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ।
तो 51% और 10%, तो ये लगभग 60% से ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में जेडीएस से जो गठबंधन हुआ और उन इलाकों में जहां जेडीएस का प्रभाव है वहां इनको बहुत फायदा होगा। और प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी जिन उम्मीदवारों के खिलाफ दिखाई दे रही थी उनकी सीटें भी बीजेपी ने बड़ी टेक्टिकली बदली है। अगर शोभा करंजले की सीट को आप देखें तो वो कर्नाटक से उठा के उनको मैंगलोर से उठा के यहाँ बैंगलोर ले आए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, और जो आपने तेलंगाना और या तेलंगाना में बीजेपी स्वतः बहुत अच्छा करेगी, पहले भी किया था और इस बार उनके वोट परसेंटेज और बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ है जी। जो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, देखिए भारत का मानस ऐसा होता है। जल्दी से सर, हमको ब्रेक लेना है, जल्दी से खत्म कर दीजिए जी। तो फिर रुक जाते हैं वहां जाकर। तो ये चीज आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और चंद्रबाबू नायडू चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी रहे, पुराने साथी रहे, और अगर मिलकर दोनों ने काम कर लिया और पवन कल्याण का थोड़ा साथ वोटरों के प्रति, जो उनकी वोटरों में उनके प्रति जो आकर्षण है, तो ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। ब्रेक के बाद अगर आपके पास समय होगा तो हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम बातचीत भी करेंगे और खबरें भी आपको दिखाएंगे।